जय हिंद एवरीवन। आज मेरे साथ है प्रिंस थोरी और प्रिंस ने फाइनली एनडीए के अंदर रिकमेंडेशन ले लिया है। मतलब फाइनली प्रिंस एनडीए को ज्वाइन करने वाले हैं। प्रिंस डिफेंस वाला के स्टूडेंट भी रहे हैं। देखिए, जो इंटरव्यू है या इंटरेक्शन अगर मैं इसको कहूँ तो ये मैं या हमारी टीम इसलिए नहीं बनाती है कि हम बताएं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स रिकमेंड हो गए थे, ऐसा कुछ भी है। हम लोग सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस जर्नी से एक कैंडिडेट एक कैडेट बनता है वो जर्नी आप जानें, क्योंकि हो सकता है कि उस जर्नी के किसी फेस में आप भी अपने आप को पाते हैं। तो प्रिंस, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स बोलता हूँ कि फाइनली जो इतने लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे, ट्राई तो नहीं बोलूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो आपका एम था वो फाइनली आपने अचीव कर लिया है। तो कैसा लग रहा है? So once again, thank you so much, sir. Yes. Sir, feeling तो it's like out of this world Okay. to see you live. Thank you. From आपसे बात करी थी सर पहली बार Instagram, I messaged you. Yes. तो मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी आप रिप्लाई करोगे. But really that was really fast. Thank you. उसके बाद में we connected on phone Yes. also. Yes. आज seeing you live. थैंक यू बेटा। प्रिंस, कैसा लग रहा है एनडीए फाइनली ज्वाइन कर लेना? क्या फील हो रहा है? क्योंकि होता है ना कि आप एक एम, एक सपना मैं उसको बोलूँ या एक ड्रीम बोल लूँ, आप उस ड्रीम को देखते हो कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है और फाइनली आप उस एम को अचीव कर लेते हो, तो कैसी फीलिंग आ रही है? सर बहुत ही प्राउड और बहुत ही ऐसे अलग सी फील आती है कि दिन अब कम हो रहे हैं धीरे धीरे, अब जाने का काउंटडाउन शुरू हो रहा है धीरे धीरे कि अब जाना है, अब जाना है। सो जस्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हाँ अब जाना है। ग्रेट। सो मेंटली अब सोच रहे हैं कि हाँ। बहुत बढ़िया। प्रिंस, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर क्या बैकग्राउंड है आपका? सर सो आई एम फ्रॉम सर सीकर राजस्थान। सो इन माय फैमिली दे आर 5 मेंबर्स। ओके। ठीक है, मम्मी पापा, आई हैव 3 सिबलिंग्स। माय एल्डेस्ट वन इज माय ब्रदर। ओके। एंड younger one sister. Okay. And I'm the smallest. Okay. I'm the youngest in my family. Great. Yes. Okay. प्रिंस, फौज से आपका कोई रिलेशन रहा है? जैसे हमारी बात हुई तो प्रिंस ने मुझे बताया कि इनके दादाजी भी फौज के अंदर थे और वर्ल्ड वॉर सेकंड दादाजी ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने, पर दादाजी ने वर्ल्ड वॉर सेकंड भी लड़ा है। सो प्रिंस एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बताइए प्रिंस इस बारे में कि कितने लोग फौज के अंदर है आपकी फैमिली में? सर मेरे फौज के अंदर मेरे दादाजी की और वो जो उनके जितने भी कजन्स थे जी, वो सारे फौज के अंदर थे। Okay. मेरे नाना जी उन Okay. सबके सारे कजन्स फौज के अंदर ही थे। सब भाई, और दोनों साइड से ये सिमिलरिटी है दादाजी और नाना जी में। दादाजी भी फौज में थे, नाना जी भी, बोथ सर्व्ड इन द सेम रेजिमेंट। ग्रेट। 9 जाट। ग्रेट। एंड दोनों के, बोथ माय ग्रेट ग्रैंडफादर और पर नाना जी दोनों ही फौज के अंदर थे और दोनों ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़े थे। बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपको शुरुआत से वहीं से मिला, बट ऐसा कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है कि यस यू शुड गो फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस? यस सर। जी सर मेरे जीजा जी, यस, जो मेरी एल्डर सिस्टर है, उनके हस्बैंड। ओके। सर आई एम वेरी रियली इंट्रिग्ड बाय हिज पर्सनालिटी। ओके। तो ही प्लेड अ मेजर रोल फॉर मी टू जॉइनिंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। ओके। ग्रेट, बहुत अच्छे। प्रिंस, रिटर्न की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं एनडीए की, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए एनडीए बहुत टफ लगता है उनको, कि एनडीए बड़ा मुश्किल है। एक बहुत मिथ है कि एनडीए क्रैक करना, रिटर्न क्रैक करना बहुत मुश्किल है, बट मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस के साथ आगे जाते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहले मुझे ये बताइए, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी इसके लिए? सर फॉर द रिटर्न इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके। पहले एक अटेम्प्ट दिया था, ये दोनों ही 12th के साथ में ही थे। ओके। एक तो सितंबर वाला अटेम्प्ट था व्हिच आई डिडंट क्लियर, और ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा रिटर्न के लिए, अप्रैल वाला। ओके। तो सितंबर वाले अटेम्प्ट में क्या गलतियां हो गई थी ऐसी कि वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया और फिर ये फाइनली आपने क्लियर कर लिया? क्योंकि जब मेरी बात हुई तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं इसके अंदर, तो क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया? कोई एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? मतलब आपने जो मिस्टेक में थोड़ा सा उसको बोलूँगा, उससे कोई क्या सीख सकता है? यस सर। सो मैंने सर सबसे पहला जो एक ऐसे ट्रायल अटेम्प्ट दिया था, बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था, वो था मेरा अप्रैल वाला अटेम्प्ट जस्ट आफ्टर एंटरिंग 12th। ओके। 12th के अंदर एंटर होते ही मैंने बस ऐसे ही पेपर दे के आया कि कैसा होता है पेपर। तो मैंने बस ऐसे ही दिया। ओके। तो वो मैं दे के आया तो आई फेल्ट, मुझे सबने कहा था कि एनडीए का पेपर बहुत इजी होता है, इट्स रियली इजी, बहुत इजी होता है क्रैक करना, रिटर्न हो जाता है। तो आई वाज लाइक यार इट्स क्वाइट टफ, इट्स क्वाइट टफ, सो आई नीड टू वर्क हार्ड। क्योंकि 11th का कोर्स देखा था और 11th के जो चैप्टर्स थे दे वर आल्सो रियली हार्ड। सो उसके बाद में मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया।
तो सब PYQs का जो ट्रेंड चलता आ रहा था हमेशा से, दैट वाज क्वाइट इजी फॉर मी. आराम से सारे हो रहे थे. मॉक टेस्ट के अंदर आई वाज रियली स्कोरिंग वेल, ओके, बोथ इन मैथ्स एंड बोथ इन GAT. ग्रेट. तो उसके बाद में सितंबर वाला अटेम्प्ट आया, अच्छे से मैथ्स का दिया. तो आई वाज लाइक कि मैथ्स का नॉर्मल लेवल आता है और GAT भी एकदम वो मॉडरेट लेवल की चलती है. अब एंड द पेपर स्टार्टेड, देखे क्वेश्चंस, तो आई वाज लाइक मैथ्स टफ है. इट्स टफ. ओके. 1 to 30 तक क्वेश्चन देखे तो आई वाज लाइक नहीं भाई, मैं वो क्वेश्चंस ढूंढता हूँ जो मेरे को करने हैं. ओके. तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ. मैंने कहा नहीं अभी नहीं. लास्ट के अंदर गया, 120 से लेकर 90 तक उल्टा शुरू किया. तब भी लगा कि यार इट्स टफ. उस टाइप पे थोड़ा सा डिमोरलाइज भी हो गया और पेपर वाज क्वाइट टफ फॉर मी कि मैथ्स के लिए जैसा ट्रेंड चलता आ रहा था वैसा इस बार फॉलो नहीं हुआ है. बिल्कुल. फिर GAT का मेरा अच्छा खासा पेपर हुआ. ठीक है. उसके अंदर आई वाज रियली स्कोरिंग ठीक ठाक, एवरेज था, मतलब 300 नंबर थे. पर दिक्कत ये हुई कि मेरी सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई मैथ्स की. जो ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं जिनसे मैंने इस बार भी बात करी, सबकी सर सेम प्रॉब्लम रहती है, मैथ्स की सेक्शन कट ऑफ नहीं हो रही. GAT के अंदर वी आर स्कोरिंग रियली गुड. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कई सारे एस्पिरेंट्स की, इसलिए हम लोग आपको हमेशा गाइड करते हैं कि मैथ्स पे ध्यान दीजिए. सिर्फ ये नहीं करना है आपको कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको समझना पड़ेगा. पूरा एक सेपरेट पेपर है मैथमेटिक्स का. उसके बाद आपने क्या इंप्रूवमेंट किया प्रिंस? उसके बाद में मैंने देखा कि नहीं, इतना इजी तो नहीं है. जो ये ट्रेंड चलता आ रहा है PYQs, ये सही में बहुत ज़्यादा इजी है कंपैरिजन में, क्योंकि उस टाइम से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया. तो फिर आई थॉट सब कुछ ऑनलाइन था, मैं हमेशा से ऑनलाइन ही पढ़ता आ रहा था. ये सब PYQs के अंदर वापस वही यूँ लग रहा था यार ये इजी है. तो लेवल इंक्रीज किया, थोड़ी सी JEE की किताब जुटाई, JEE की बहुत सारी बुक्स देखी मैंने कि इनका क्या क्या है, कैसे कैसे करना है. फिर उसके बाद में मॉक दिए. मॉक के अंदर भी अच्छा खासा बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा था, 200 प्लस ऐसे चल रहा था मॉक के अंदर. फिर वापस पेपर आया, द डे अगेन केम 16 अप्रैल. उस दिन वापस पेपर थोड़ा सा टफ आया. तो आई वाज लाइक यार इस बार नहीं, जो है इसके अंदर से ही पूरा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि नहीं इस बार डिमोरलाइज नहीं होना है, हिम्मत नहीं छोड़नी. क्योंकि अगर ये मेरे लिए अकेले के लिए टफ नहीं आया है, ये टफ आया है तो सबके लिए आया है, सभी के लिए आएगा. ऐसा है नहीं कि मेरे लिए अलग से पेपर है तो मेरे लिए ज़्यादा टफ है ये. तो सबके लिए है. तो आई वाज लाइक कि पहले अपन कट ऑफ क्लियर करते हैं, फिर अपन उस रेंज पे जाएंगे. क्योंकि मैं एक माइंडसेट लेके गया था, 100 क्वेश्चन करूंगा, 120 में से 100 करके आऊँगा, ऐसे. तो वो सारे मेरे को सब कुछ धीरे धीरे देखने में लगा कि यार ये नहीं हो रहा है इस बार, 100 तक नहीं जा पाऊँगा मैं. तो फिर मैंने थोड़ा सा रखा, सॉल्व किए, आराम से अच्छा खासा पेपर हुआ. 75 मैंने अटेम्प्ट किए थे और लगभग 60 अराउंड सही हो गए थे, दे वर करेक्ट. और GAT का पेपर आई वुड लाइक जस्ट टू से कि जितने आपने अटेम्प्ट कर दिए एक बार में, क्यों उसको अटेम्प्ट करके उस बुकलेट को बंद करके बैठ जाना. क्योंकि वो पेपर क्या होता है सर, 2.5 घंटे का पेपर होता है. GAT बहुत जल्दी फिनिश होती है, लगभग 1.5 आवर के अंदर. तो उसके अंदर क्या होता है, जब पेपर सामने पड़ा होता है तो यूँ लगता है कि कर देता हूँ, तो वो नेगेटिव के अंदर ज़्यादा चला जाता है स्कोर. ये मैंने मॉक टेस्ट से सीखी. क्योंकि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनके अंदर सिंपल सा है, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर. बिल्कुल, यू कांट फाइंड द आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. कि आप बैठे बैठे कोई फॉर्मूला लगा के नहीं फाइंड कर सकते कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं फॉर्मूला लगाऊं और ये आंसर आ जाएगा. नहीं पता तो नहीं पता, जस्ट लीव इट. तो मैंने सोचा नेगेटिव मार्किंग नहीं करानी है. जितने मैंने एक बार में अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि वो फ्री रहते हो तो आपको वो ललचाता है. और वो फिर बहुत सारी चीज़ें कई आपने सुनी होती है कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10 तुक्के लगा दो, तो उनमें से 7 सही 4 भी सही निकल गए, तो वो आप प्लस स्कोर के अंदर वैसे चले जाओगे. तो मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं करना. नहीं, देखिए ये बहुत अच्छी बात प्रिंस ने बताई है कि नेगेटिव मार्किंग पे आपको बहुत ध्यान देना है. कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, मेरी भी कई एस्पिरेंट्स से बात होती है, वो ये बताते हैं कि क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे सही कर लिए थे, बट जो गलत क्वेश्चंस की उनकी नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो गई कि सही भी वो गलत में चला गया और फिर वो रिटर्न भी क्लियर नहीं कर पाए. तो ये थोड़ी सी बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बताया प्रिंस ने कि मॉक टेस्ट वो लगाते थे. जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान आप सभी को रखना ये पड़ेगा कि आपका स्कोरिंग कितना आ रहा है वो तो आपको चेक करना है, बट नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट आप ऐसे ना कर दे कि आपको आता नहीं और आप तुक्का लगा रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं. प्रिंस अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, SSB के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा क्यूरियस रहता हूँ इस बारे में, NDA के बाद क्या
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आर्मी तो स्पेसिफिकली आर्मी में क्या और क्यों, रीज़न बताना। सर स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू जॉइन आर्मी, Okay. जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। ओके। और आर्मी के अंदर सर मैंने अभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है कि व्हाट शुड आई जॉइन, ओके। बट समवेयर आई एम लाइकली टू अबाउट जॉइन आर्मर्ड। आर्मेड, ओके। जहाँ तक मुझे मेरे जो फैमिली में आर्मी ऑफिसर्स है, दिस से कि यू शुड जॉइन आर्मर्ड ओके। और समथिंग लाइक दैट। बाकी अब अकेडमी में जाते हैं, खुद को वहाँ पे ट्रेन होगा तो देखेंगे कि व्हाट आई एम फिट फॉर। गुड गुड। वो खुद का परसेप्शन बनेगा उस टाइम पे। ऑब्वियसली अकेडमी में आपको पता लगेगा कि आप व्हाट यू रियली वांट टू डू। नहीं, सही है। प्रिंस, हॉबीज़ क्या है आपकी? मतलब एक मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप एनडी का प्रिपरेशन करते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट दिए, लगभग 1 साल आपको लग गया इन अटैम्प्ट्स को देने के अंदर, और उस टाइम पर आपने अपनी हॉबीज़ को कैसे पूरा किया? बिकॉज क्या होता है ना, सिर्फ पढ़ना ये हमेशा नहीं हो सकता है, और किताबें के अलावा भी, किताबों के बाहर भी पढ़ाई होती है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सर मेरी हॉबीज आई रियली लाइक टू वर्क आउट। ओके। ठीक है, जिम जाना और ये Great. सब बॉडी बिल्डिंग, आई एम Great. रियली इनटू बॉडी बिल्डिंग। ग्रेट और आई लाइक रीडिंग बुक्स, ग्रेट क्योंकि एंड आई लाइक टू ट्रैवल। ग्रेट। सो मैंने ट्रैवलिंग से यू मीट न्यू पीपल। Yes. सो व्हेन यू मीट देम आई आस्क देम कि व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी किसी बाहर से। तो आप किसी से भी, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, पॉडकास्ट एंड समथिंग लाइक दैट, तो उनके अंदर जितने भी थे एक कॉमन चीज निकल के आई, दे ऑल जस्ट सेड कि रीडिंग बुक्स, रीड बुक्स एज मच एज यू कैन, गुड। दे विल रियली चेंज यू। तो आई वॉज लाइक कि सब ने एक चीज़ सेम चीज़ बोली है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, आप नॉर्मल आदमी किसी से भी, दे आर लाइक रीड बुक्स एज मच एज यू कैन। गुड। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स डिफरेंट टाइप, कोर्स से हटा के, ओके। कि टाइम निकाल के येस आई शुड रीड बुक्स। और सर वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने बुक पढ़ी है, ठीक है, वो जब पेजेस यू टर्न देम एंड यू सी दिस मच बुक कि हाँ मैंने इतनी मोटी किताब भी कंप्लीट कर दी, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। नॉट जस्ट कि मैंने रीड कर दी, एक रीडिंग तो बहुत, यू कैन रीड एवरी बुक, यू कैन रीड एनी बुक लाइक कि बस यू रीडिंग कर ली, बट व्हाट यू आर एब्जॉर्बिंग फ्रॉम इट। ग्रेट। तो रीडिंग बुक्स सर रही, वर्किंग आउट, एंड यही था सर। नहीं प्रिंस, वो तो पर्सनालिटी देख के मुझे समझ में आ रहा है कि वर्कआउट करना आपको बहुत पसंद है। एक बात बहुत अच्छी बताया कही आपने कि आपको किताबें पढ़ना पसंद है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, किसी भी इंसान की वैल्यू कितनी है अगर आपको ये जानना है तो उससे आप ये पूछो कि अभी तक उसने कितनी किताबें पढ़ी, बिकॉज बुक्स गिव यू द रियल नॉलेज। और ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बोलते हैं कि हर आदमी को अपने पूरे जीवन में कम से कम 100 किताबें पढ़नी चाहिए, तभी वो लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम थोड़ा सा एसएसबी के ऊपर आ जाते हैं। एसएसबी, इट वाज योर फर्स्ट एसएसबी? यस सर, इट वाज माय फर्स्ट एसएसबी। और बहुत बड़ी बात होती है कि पहले एसएसबी के अंदर ही रिकमेंड हो जाना, बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपका एक परसेप्शन था एसएसबी में जाने से पहले, और एसएसबी में जैसे ही आप एंटर हुए तो आपका क्या परसेप्शन बदला, या सर मैं जो सोच के गया था बस वैसे ही होता गया और आई जस्ट फाइनली केम थ्रू? तो सर एसएसबी के लिए मतलब आई वाज नॉट फियर्ड अबाउट एसएसबी। ओके। सो आई वाज लाइक कि आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। गुड। तो मुझे ये था कि एक दिन के अंदर यूँ नहीं कि जिस दिन मैं रिटर्न क्लियर करूंगा उसके बाद से मैं 1 महीने कहीं कोचिंग में चला जाऊंगा और दे विल प्रिपेयर मी समथिंग लाइक दैट। तो आई वाज लाइक कि हाँ अब मुझे ये चीज़ें करनी है, आई विल रीड बुक्स, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ फिजिकली, ये चीज़ें हैं, ये मैं करूँगा इम्प्रूव खुद की। तो वो मैंने इम्प्रूव करी। जीडी कैसा रहा, पीपीएनडीटी की हम बात करें, बिकॉज क्या होता है कि एसएसबी के पूरे प्रोसेस में पर्सनली मुझे भी लगता है कि जो पहला फेस है आपका स्क्रीन इन होने का, वो कई एस्पिरेंट्स को बहुत परेशान करके रख देता है। उसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसमें मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि यार स्क्रीन इन तो हो ही जाऊँ कम से कम, ये बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर रहता है कि एटलीस्ट वो 5 दिन हम एक्सपीरियंस तो करें। तो जब पीपीएनडीटी की मैं बात करूँ, जब आपने पिक्चर्स के ऊपर आपने स्टोरी लिखी, आपने नरेशन करा, उसके बाद जीडी आपका कैसा हुआ? बिकॉज जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो जीडी के अंदर आती है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आती है। तो आपका ग्रुप कैसा था या आपका जीडी कैसा रहा? सर जीडी पिक्चर वाज शोन टू अस, वही तो आप पिक्चर देखते ही ये सोचते हो मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूंगा इसके अंदर, मुझे जो दिखेगा, बट वो पिक्चर कुछ ऐसी ब्लरी सी आ जाती है, देन यू थिंक कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने आराम से काम माइंड से एकदम स्टोरी लिखी मेरी, आई कंप्लीटेड माय स्टोरी। सेंटर के वो जस्ट एग्जामिनेशन हॉल के आपको बाहर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे आपसे वही कहते हैं कि यू शुड वेट, आपको लाइंस में खड़ा कर देते हैं कि दिस इज योर ग्रुप, दिस इज योर ग्रुप, एंड दे टेल यू टू वेट देयर फॉर 5 to 10 मिनट्स। हमें वेट कराया था। तो आई वाज जस्ट रिपीटिंग माय स्टोरी, नरेटिंग द स्टोरी कि हाउ आई विल स्पीक देयर, व्हाट विल बी माय इंट्रोडक्शन,
कि gentleman, good morning gentleman, starting with that, the main character of my story is this, the female character, the other character of my story is this, great, like that. तो वो पूरा मैंने दिमाग के अंदर बार बार 3 से 4 बार रिपीट करता गया मैं, ताकि वहां जाके मुझे कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं कहीं अटक गया. स्टोरी के अंदर सर स्टोरी मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी. मतलब मैंने एक बहुत रफ सी आउटलाइन बना दी थी कि ये है, मतलब एक प्लॉट बता दिया था कि ये हो रहा है स्टोरी के अंदर. फिर मैंने ऐड किया स्टोरी के अंदर बहुत कुछ, कि मन के अंदर ही मैं ऐड करता गया कि हाँ ये मैं ऐड करूंगा, दिस ये हो गया मेरा. तो वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता गया. और फिर ग्रुप के अंदर माय चेस्ट नंबर वाज 31. सो ग्रुप इट स्टार्ट 31 से ही हो रहा था, 31 to 45. तो assessor psychologist just told us, he told us the rules, when one will speak, no one will speak in between, and I should not tell you that अब आपकी बारी. जैसे ही चेस्ट नंबर 31 खत्म करेगा, कंटिन्यूस में ही चेस्ट नंबर 32 बोल देगा बिना कुछ इंट्रोडक्शन दिए या वो सब. सो मैंने स्टार्ट किया स्टोरी. मेरी अच्छी नरेट हुई काफ़ी. मेरे को असेसर ने रोका नहीं, क्योंकि मैंने आपको 1-1.5 मिनट के अंदर वो स्टोरी फिनिश करनी पड़ती है. नहीं तो दे विल से कि ओके नेक्स्ट चेस्ट नंबर, आप ज़्यादा धीरे बोलोगे. तो मेरे को बता दी थी कि बात की स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी तुम्हारी, तो जल्दी बोलना. तो मैंने वहाँ पे बहुत एकदम फटाफट मेरी स्टोरी कंप्लीट करी, और आई कंप्लीटेड वेल, और नेक्स्ट ऐसे करता गया. एंड द असेसर टोल्ड अस कि जैसे ही चेस्ट नंबर 45 का कंप्लीट होता है, स्टार्ट द जीडी. आई शुड नॉट टेल यू कि जस्ट स्टार्ट द जीडी नाउ जेंटलमैन, यू शुड स्टार्ट नाउ. आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देना. तो जीडी स्टार्ट हुई, अचानक से वही फिश मार्केट. सो आई टुक अ हॉल्ट. मैंने ऐसे सहारा लिया, ओके लेट देम स्पीक. तो जब 4-5 मिनट हो जाते हैं, तब थोड़ा सा एक बार पॉज आता है ग्रुप के अंदर. सो इन द अकेडमी आई लर्न समवन, देयर वाज another person in my academy where I went to SSB. He spoke really loud. कि वो अचानक से जीडी के टाइम पे ऐसे बोलते थे, सब चुप हो जाते थे. तो I learned that thing from him, कि हाँ ऐसे मुझे भी बोलना है. So I inculcated that. तो जैसे ही थोड़ा सा पॉज आया, मैंने एकदम लाउड आवाज के अंदर बोला, ताकि सब एक बार के लिए चुप हो जाए. आप धीरे बोलोगे आपकी कोई नहीं सुनेगा. तो चिल्लाना नहीं है, आपको आराम से तेज आवाज के अंदर थोड़ा सा बोलना है, ताकि यू विल बी हाईलाइटेड और साइकोलॉजिस्ट. तो आई वाज लाइक कि हाँ मैंने मेरे मेन पॉइंट रख दिए. फिर उसके बाद में थोड़ा सा हुआ, वापस बहुत ज़्यादा फिश मार्केट होने लग गया. तो असेसर टोल्ड ओके जेंटलमैन स्टॉप, आई विल डिवाइड द ग्रुप्स इन 2 हाफ्स, दिस एंड दिस. तो वहाँ पे बोला कि अब स्टार्ट कीजिए आप. तो उस ग्रुप के अंदर भी मैंने अच्छा खासा बोला कि आप कम से कम 3 या 4 बार बोलिए, अच्छे से हाईलाइट होके तेज, कि यार मैं बोल रहा हूँ कुछ, और मैं आई एम टॉकिंग सेंसफुल. बिल्कुल, मैं हर कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ, बार बार लाइन रिपीट नहीं करता. जेंटलमैन लेट्स डू द कैरेक्टराइजेशन, लेट्स डू द कैरेक्टराइजेशन. आगे बढ़ो. अब मैंने पॉइंट्स रख दिए कि हाँ मैंने मेरे पॉइंट्स रख दिए. फिर उसके बाद में उनकी ग्रुप की भी हुई, तो वोटिंग स्टार्ट हुई, क्या कौन कौन लीडर चूज होगा. तो हाफ ऑफ द वोट्स वर फॉर मी एंड हाफ ऑफ द वोट्स फॉर सम अदर पर्सन. सो द पर्सन स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी. सो आई वाज लाइक ओके. तो हमारी स्टोरी नरेशन ठीक हुई. उसके बाद में आई वाज लाइक, मैं जब बाहर निकला तब मेरे यूँ था कि हाँ मैंने ठीक बोला. आई वाज क्वाइट हाईलाइटेड. मैंने मेरे पॉइंट्स क्लियर करे और अच्छा बोला. तो मेरे को कहीं ना स्क्रीन इन तो हो ही जाऊंगा. अब मुझे ये था कि हाँ स्क्रीन इन तो हो ही जाऊंगा. हाँ नहीं, ग्रेट प्रिंस. अब थोड़ा सा जीटीओ की बात कर लें. यस सर. ग्रुप टास्क के अंदर कई स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि कमांड टास्क के अंदर जब आप कमांड दे रहे हैं तो आपकी कमांड को सुना नहीं जा रहा है, या ग्रुप टास्क के अंदर आपकी अपने साथी से बनती नहीं है. बोलते ना कलेश हो जाता है ग्राउंड के ऊपर ही. जीटीओ साहब देख रहे हैं, आप कलेश कर रहे हैं वहाँ बैठ के. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था या सब बड़ा स्मूथली चला एसएसबी के अंदर? सर इट वाज लाइक, हम जब फर्स्ट डे सारे स्क्रीनिंग हुए, सो नेक्स्ट डे हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हुआ. उसके बाद से वी ऑल वर टुगेदर. फोन्स आपके पास में होते नहीं है, दे जस्ट टेक योर फोन्स ऑन द फर्स्ट डे. सो उसके बाद में आई वाज लाइक कि ग्रुप के साथ रहना है. तो हम ग्रुप पूरे दिन साथ में रहे, आराम से बात की, वी प्लेड गेम्स. तो एक वो दोस्ती हो गई, बॉन्डिंग सी बन गई कि हाँ कि नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. फिर उसके बाद में हमने रात को डिसाइड किया कि रात को पूरे ग्रुप साथ में बैठा. इट वाज लाइक कि देख कल है अपना जीटीओ डे 1, तो जीडी और रहेगी. तो ऑल वर लाइक कि देखो अपन सब सारे सिलेक्ट होने आए हैं, बैच वॉश आउट चला जाएगा अगर सबने कुछ वैसे फिश मार्केट बनाया बसड़ करी तो वी वर ऑल लाइक कि सब बोलना, सबको मौका मिलेगा, आराम से बोलना, प्लीज कोई लड़ना मत एक दूसरे से. और हमें पता था स्नेक रेस होती है, बता दिया था कि हाँ ये थी.
तो स्नेक रेस के अंदर सम ऑफ द पर्सन्स इन माय ग्रुप वर रियली फिट, नॉर्मल, और वो मोटे पतले वो जो भी थे उस टाइप में। तो वी वर लाइक कि हाँ मैं ये ऐसे मैंने कहा कि हाँ भाई मैं वॉल चढ़ जाता हूँ, मैं 10 फीट की दीवार चढ़ जाऊँगा, मैं इतना कर लूँगा। सब ने अपना अपना बोल दिया कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो डिसाइड कर लिया था कि कौन किसकी हेल्प करने वाला है। पहले ही दिन हमने काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर लिया था, तो वो हमारा डिसाइडेड था। उसके अगले दिन जब GTO स्टार्ट हुआ, GD रियली वेंट वेल, सब ने बोला, बहुत अच्छे से बोला। और 2 GD होती है, तो फर्स्ट वाली के अंदर टॉपिक था हमारा स्टार्टअप्स इन इंडिया, और सेकंड वन वाज सेडिशन लॉ। सो वी वर लाइक व्हाट इज दिस सेडिशन लॉ? सो व्हेन द GTO आस्क्ड आर यू क्लियर विद द टॉपिक, सो द यस वाज रियली लो, यस सर। वो बहुत धीरे यस आई थी, तो GTO वाज लाइक ओके आई नो यू आर नॉट क्लियर विद द टॉपिक, आई विल रिपीट इट। तो रिपीट करके ही टोल्ड अस व्हाट इज सेडिशन लॉ। और उस टॉपिक के टाइम पे क्या हुआ, मुझे तब भी GTO की आवाज़ सुनाई नहीं दी। GTO की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं वापस पूछूंगा तो कहीं GTO ये ना सोच ले कि ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, क्योंकि वो सिखा के भेजा था कि आप बार बार क्वेश्चन मत करना। द असेसर गेट्स इरिटेटेड विद इट कि मैंने अभी अभी बोला, ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं एक बार चुप रहा, मैंने देखा कि ओके लेट देम स्टार्ट। तो जैसे जैसे ग्रुप में स्टार्ट हुई और वो एक टॉपिक की तरफ गए, मुझे पता पड़ा अच्छा इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये कुछ प्राइवेसी रिलेटेड और वैसे उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो मैंने उसके ऊपर मेरी पॉइंट्स बनाए, कुछ 2-3 बार मैंने वही सेम कि मुझे मेरे अच्छे पॉइंट्स रखने हैं, वैलिड। दिमाग के अंदर एक चीज़ हमेशा GD के अंदर, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। ऑब्वियसली अच्छे से सोचना और फिर बोलना कि हाँ ये मेरे को लाइन बोलनी है और इट शुड बी क्लियर। बिल्कुल, वो मैंने बोली और इट वाज रियली गुड। फिर उसके बाद में हमारा स्नेक रेस भी बहुत अच्छा हुआ। स्नेक रेस के अंदर सर ये हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक्सेस बारिश। एक तो नॉर्मल होती है कि बस हो गई, एक बारिश इतनी कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा पानी, सबके जूते मतलब पूरे पानी के अंदर डूब रखे थे। तो जब GTO जस्ट कैंसल्ड 1 or 2 दैट स्लैंटिंग रोप, वो वाले बैलेंसिंग वाले कैंसिल कर दिए थे ऑब्स्टिकल्स, एंड लेटेस्ट स्टार्ट। तो इट वाज रियली फन फॉर अस, क्योंकि पूरा बारिश के अंदर रहा था। सब एकदम वो वाइट ड्रेस जो रहती है, शॉर्ट्स टी-शर्ट, वो सब ब्राउनिश हो गए थे कीचड़ के अंदर। वो अलग ही एक्सपीरियंस रहा था हमारे ग्रुप का। ग्रेट, बहुत अच्छा। आपका जो एक्सपीरियंस रहा GTO का वो काफ़ी अच्छा रहा प्रिंस। यहाँ पर प्रिंस, कई एस्पिरेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू आर फिजिकली वेरी फिट। तो फिजिकली फिट रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज आप सब जानते होंगे, जितने लोग देख रहे हैं, कि NDE की जो ट्रेनिंग है इट्स रियली रिजिड, बहुत कठोर ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। आप ये तो कर सकते हैं कि आप थोड़े बहुत फिट हैं और आप NDE को ज्वाइन कर लेते हैं, बट NDE की पूरी ट्रेनिंग के साथ कॉप अप करना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिंस, आपकी एज के जो बच्चे हैं, जो 11th के अंदर हैं, जो 12th के अंदर है, वो कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? बिकॉज आप जानती हो कि बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, पढ़ाई भी रहती है, पढ़ाई के साथ साथ फिर NDE भी करना है, 12th का एग्जामिनेशंस भी आ रहा है, दूसरी भी चीज़ें लाइफ में चलती है। इस पूरे शेड्यूल के अंदर अपने आप को कैसे फिट रखा जा सकता है? सो सर, मेरा शेड्यूल काफ़ी, मतलब मेरे को यूँ था कि मेरे को सिर्फ पूरे दिन के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को थोड़ा सा खुद की बॉडी का वो भी देना है। क्योंकि कुछ मैंने मोटिवेशन वीडियोस देखे, कई बुक्स देखी, तो उसके अंदर ये था कि यू शुड वर्क आउट फॉर सम टाइम ऑफ द डे एंड यू मस्ट स्वेट, कि योर बॉडी शुड स्वेट। तो यूं ही था कि बस यहाँ से स्ट्रांग नहीं होना है कि बस मेंटली हो गए, बुकिश नॉलेज हो गई, वो बहुत ज़्यादा हो गई, आई एम गुड। बॉडी को भी फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट आफ्टर माई क्लास 10th। पहले मैं इतना ज़्यादा कोविड के टाइम से ही मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। जितना मेरे को घर पे हुआ, स्टार्टिंग विद पुशअप्स नॉर्मल, पहले 1 से शुरुआत की कि 1 भी नहीं हो रहा है, 7, 10, अब नाउ 50, है ना। तो ऐसे बहुत अच्छे लेवल से मैंने यू स्टार्ट किया। फिर वो आपको स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा कि बॉडी में पेन हो रहा है। फिर वो आपकी चीज़ अगर वो रूटीन में आ गई एक बार कि देन यू फील लाइक, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो उस दिन मेरे यूँ होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन माई डे। तो वो मेरे को यूँ था कि हाँ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं सुबह स्विमिंग भी जाता था 6 to 7 ऐसे, और शाम को मैं बास्केटबॉल खेलता था जितने दिन तक हो पाया, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं घर से बाहर भी रहने लग गया था और थोड़ा सा कई बार ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहता था, तो मैं बास्केटबॉल कभी स्किप कर दिया, कभी खेल लिया ऐसे नॉर्मल। और वर्कआउट मेरा फिक्स रहता था कि रोज़ करनी एक्सरसाइज घर पे, एंड आई नेवर वेंट टू जिम। मैं घर पे ही, मैं एक्सरसाइज था कि यहाँ यही मेरा इक्विपमेंट है नॉर्मल सा,
उसी से मैं घर पे ही करता था सब कुछ ग्रेट हमेशा से। ग्रेट, बहुत अच्छी बात यहाँ पर। देखिए मेरा प्रश्न पूछने का रीज़न प्रिंस से ये था क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपको फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर आपकी मेंटल के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अभी से थोड़ा बहुत अगर वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत रनिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को लेकर आइए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एक हेल्दी बॉडी के अंदर होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल, ये तीनों का एक मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी फिजिक का बहुत अच्छा होना ये कई बार एसेंशियल हो जाता है। प्रिंस, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि सारी चीज़ें आपने इतना लंबी जर्नी रही, आपने 2 अटैम्प्ट्स दिए, दूसरे अटैम्प्ट के बाद पहली बार एसएसबी के अंदर आपने एसएसबी क्रैक कर लिया। जो एस्पिरेंट्स अभी एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को कैसे एसएसबी के लिए डेवलप करना चाहिए? बिकॉज आप खुद एक मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सो सर, टॉकिंग अबाउट द रिटन पार्ट, रिटन के अंदर सर अभी जो ट्रेंड चलता है उसके हिसाब से ये है कि यूपीएससी इज इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड्स। यस, पेपर हर बार हर अटेम्प्ट से टफ आता ही जा रहा है। सो आप मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स के अंदर यू शुड रियली गो ऑन सम हायर लेवल क्वेश्चंस। यस, जेई मेंस तक के कि हाँ लेवल अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। पहले ये था कि देयर इज अ ट्रिक, वैल्यूज पुट करी, ट्रिक आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने कोई एंगल पुट कर दिया, ये हो गया। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, मिक्स सवाल आ रहे हैं काफी ज्यादा, ट्रिक्स डायरेक्ट, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। अभी वही चल रहा है, तो आप यू शुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ योर टॉपिक्स। टॉपिक्स सारे मैथ्स के क्लियर होनी चाहिए। और हर मेरे दोस्तों की और सबकी यही रह रही है कि मैथ्स की सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, मैथ्स की सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है। तो यू शुड फोकस ऑन मैथ्स, नॉट कम्प्लीटली बट एक अच्छे की मेरे को अगर आप कट ऑफ के लिए नहीं हो तो कितना कट ऑफ के लिए चाहिए? 30 क्वेश्चंस, राइट, 75 मार्क्स। तो नॉट आई एम टेलिंग कि सिर्फ 30 करके आओ, देन यू शुड बी 100% एक्यूरेसी चाहिए आपको। 40, 45, 50 क्वेश्चंस आप करो विद 90% एक्यूरेसी। उसके बाद में जीएटी। और इस बार यूपीएससी का जो मैंने अभी सर से भी बात हुई, आसिम सर से, ही टोल्ड कि यूपीएससी अब बहुत ज़्यादा मैथ्स पे उतना फोकस नहीं कर रहा है। उन्होंने जीएटी का भी बहुत अच्छा लेवल इंक्रीज किया है, कर दिया है जी। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप बस मैथ्स पढ़ के आए, आप साइंस पढ़ के आए और आपने पूरा पेपर निकाल दिया, क्योंकि अब वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ताकि आर्ट्स वाले और दूसरी फील्ड वाले भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रायोरिटी देनी है। मतलब ये कह सकते हैं कि दुगनी मेहनत करनी है, दुगनी मेहनत करनी है पेपर के लिए। पेपर के हिसाब से स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया, ये सारे एस्पिरेंट्स को समझना पड़ेगा। सितंबर का जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है उनको पेपर देख के समझ में आ गया होगा कि लेवल यूपीएससी ने अब अपना बढ़ा दिया, और वो ज़रूरी भी है। हर साल क्या होगा कि लेवल अब ये लगातार बढ़ता जाएगा, अब ये लेवल कम नहीं होगा। आपको अपने आप को उस लेवल के हिसाब से खुद को सेट करना पड़ेगा मेहनत करके। प्रिंस, थैंक यू सो मच एंड आई कॉन्ग्रेट्स यू अगेन कि आप फाइनली एनडीए के अंदर जा रहे हैं। और आई प्राउड कि आप डिफेंस वाला के स्टूडेंट रहे हैं, और आगे जाके भी आप अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना, बिकॉज एनडीए तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत आगे जाना है। थैंक यू सो मच सर।